2.8 करोड़ पॉपुलेशन वाले देश में जब यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक के साथ कुल 26 सोशल मीडिया एप्लीकेशन को बैन किया गया तो लोगों का गुस्सा निकलना जायज था। और गुस्सा सिर्फ सोशल मीडिया एप्लीकेशन बैन का नहीं था। दरअसल नेपाल के लोगों का मानना है कि नेपाल के प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली चाइना के इशारों पे चलने वाले एक कठपुतली हैं, क्योंकि नेपाल में जो भी डेवलपमेंट हो रही है सब चीन कर रहा है। जैसे नेपाल में जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल चल रही है या फिर जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट है सब पे चीन काम कर रहा है। लेकिन इसके पीछे चीन की बहुत बड़ी साजिश है, क्योंकि चीन नेपाल में डेवलपमेंट के साथ साथ धीरे धीरे नेपाल चीन बॉर्डर पे कब्जा भी कर रहा है। जून 2020 में चीन ने गोरख जिला के रोई विलेज पर कब्जा कर लिया और यह ऐलान कर दिया कि अब तुम लोग नेपाली नहीं चाइनीज हो। और यह सब बात जब नेपाल के प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली को पता चली तो वह कुछ नहीं करते हैं और जो भी नेपाल का एरिया था उसे चाइना कंट्रोल कर लेती है। लेकिन अब साल आता है 2025, 8 दिसंबर को नेपाल सरकार पॉलिसी का हवाला देते हुए 26 सोशल मीडिया एप्लीकेशन को बैन करती है। दरअसल बैन के पीछे की सच्चाई यह है कि नेपाल एक गरीब देश है और जब नेपाल के लोग बाहर के बड़े बड़े कंट्रीज और सिटीज के डेवलपमेंट के वीडियोज और फोटो डालते हैं तो नेपाल की सरकार को प्रॉब्लम होती है, उनसे सवाल पूछे जाते हैं। इसलिए केपी शर्मा डिसाइड करते हैं कि चीन की तरह जो भी बाहर के एप्लीकेशन है सबको बैन कर दिया जाएगा और अपने हिसाब से सब कुछ कंट्रोल किया जाएगा। दरअसल यह सिर्फ सोशल मीडिया एप्लीकेशन बैन का सवाल नहीं था, यह वहां की जनता की आवाज को दबाने का एक तरीका था। क्योंकि सोशल मीडिया एप्लीकेशन सिर्फ एक कमाई का स्रोत नहीं है, वह आज के डेट में अपनी आवाज को रखने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। फिर क्या था, नेपाल के जेनजी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं। दरअसल जेनजी का मतलब है 1997 से 2012 के बीच जिनका भी जन्म हुआ था उसे जेनजी बोला जाता है। करीब सुबह 9 बजे प्रोटेस्ट शुरू होती है। यह मुख्य रूप से काठमांडू, सिंहदरबार जो कि सरकारी ऑफिसर्स का एरिया है, मैथीगर और पार्लियामेंट के आसपास होती है। पब्लिक का पहला टारगेट था पार्लियामेंट। लोग पार्लियामेंट में घुसने की कोशिश करते हैं, तभी सुरक्षा बलों की टीम गैस और रबर बुलेट से फायरिंग करती है। लेकिन गुस्सा इतना ज्यादा था कि लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा था। मकसद सिर्फ एक ही था, केपी शर्मा ओली को हटाकर नेपाल में फिर से राजतंत्र लाना है। स्टूडेंट किसी तरह पार्लियामेंट में घुस जाते हैं और उसे आग के हवाले कर देते हैं। पूरा पार्लियामेंट धुएं के गुब्बारों से ढका हुआ था। सिर्फ पार्लियामेंट ही नहीं, नेपाल के डिप्टी फाइनेंस मिनिस्टर, फॉर्मर नेपाली मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर सभी के आवास में आग लगा दिया जाता है। नेपाल के पूर्व पीएम की पत्नी के आवास को भी आग के हवाले कर दिया गया। इसमें उनके जलने से उनकी मौत हो जाती है। लोग पार्लियामेंट में आग लगाकर उसके सामने डांस भी करते हैं। रील्स बनाकर वीडियो अपलोड करते हैं। लेकिन इसी बीच नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली देश छोड़कर भाग जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतने बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट होना और इसके पीछे कोई बड़ी शक्ति का ना होना एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका में जो तख्ता पलट हुआ था उसमें अमेरिका का ही नाम दिया जाता है। तो क्या नेपाल में जो प्रोटेस्ट हुआ है उसके पीछे भी अमेरिका का ही हाथ है? क्योंकि अब चीन जिस तरह से नेपाल को कंट्रोल कर रहा था, जिस तरह नेपाल पर चीन का कब्जा था, अमेरिका को यह बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। लेकिन अब फिलहाल नेपाल में सरकार गिर चुकी है, तख्ता पलट हो चुका है, वहां के पीएम, फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर सबके सब इस्तीफा दे चुके हैं। तो देखना होगा कि नेपाल में क्या फिर से राजतंत्र आता है या फिर से सरकार के लिए चुनाव किया जाएगा। लेकिन इस प्रोटेस्ट में बहुत कुछ गलत हुआ जो नहीं होना चाहिए। प्रोटेस्ट में कुल 19 बच्चों की जान जाती है, जिसमें कुछ लोग बुलेट की फायरिंग की वजह से मर जाते हैं। यह दृश्य इतना भयावह था कि यह देख पाना मुश्किल था। लेकिन कोई भी प्रोटेस्ट में नुकसान दोनों साइड का होता है। अगर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो कुछ नुकसान आपका भी होगा, क्योंकि जब पुलिस शक्ति दिखाती है, सरकार अपनी शक्ति दिखाती है तो सामने वालों को भी क्षति होती है। लेकिन अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। प्रोटेस्ट यह लगातार जारी रहने वाला है या राष्ट्रपति शासन लगाकर लोगों को कंट्रोल किया जाएगा।